मैं डॉक्टर विनय कुमार पटेल आज आपके सामने एक नए टॉपिक लेके पुनः उपस्थित हुए हैं और वो टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। विदेशी कंपनियां यानी विदेशियों का आगमन भारत में कोई एक ये नई बात नहीं थी, बल्कि प्राचीन समय में हम देखते हैं, प्राचीन समय में हमें विदेशियों का आगमन का साक्ष्य मिलता है। अगर हम पुष्यमित्र शुंग के समय जाए तो जो कि पुष्यमित्र शुंग के समय हमें भारत में यवनों का आगमन होता है, यवन आगमन का साक्ष्य मिलता है, जो कि इंडो ग्रीक यानी यवना। और जब इंडो ग्रीक शासकों के बाद भारत में ईरानी मूल का यानी फारसी मूल का जिसका निवास स्थान था, यानी पहलव या पाथियन वंश, पहलव या पाथियन के समय भी हम देखते हैं कि हमें लिखित इतिहास में हमें एक विदेशी यात्री का आगमन, विदेशी यात्री के आगमन का साक्ष्य मिलता है। और उस समय पार्थियन या पहलव वंश का जो शासक था वो था गुंडो फर्निश। गुंडो फर्निश जो पहलव वंश का शासक था, इसकी उपाधि थी देवव्रत। इसकी जो उपाधि थी वो थी देवव्रत। इसी पहलव शासक गुंडो फर्निश के समय, और ये जो पहलव जो वंश थे, पार्थियन थे, इनकी राजधानी थी उस समय तक्षशिला, राजधानी तक्षशिला यानी ये राजधानी थी। और इसके समय इसका एक अभिलेख मिलता है, इसका नाम था तख्त ए बाही अभिलेख या तख्त ए बही अभिलेख। इसका एक अभिलेख भी मिलता है, वो है तख्त ए बही अभिलेख। इस तख्त ए बही अभिलेख में हमें यह साक्ष्य मिलता है पहली बार कि इसके शासनकाल में एक विदेशी आया था, एक ईसाई आया था, इसका नाम था सेंट टॉमस। इसके शासनकाल में जो लिखित इतिहास में हमें पहला विदेशी यात्री के भारत आने का साक्ष्य मिलता है, वो था सेंट टॉमस। और फिर हम देखते हैं इसके बाद फिर भारत में विदेशियों का आगमन का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि ये क्रमबद्ध था और ये निरंतर चलता रहता है। और हम अभी भी देखते हैं कि चाहे हम प्राचीन समय में जाए को छोड़ दें, उसके बाद वर्तमान समय में भी आए, तो फिर देखते हैं कि हमें अभी भी अब जो वैदेशिक संबंध है वो बहुत लगा हो गया है। और भारत में इन यूरोपीय कंपनियों के, इन विदेशियों के आगमन के देखा जाए तो प्राचीन समय में 3 मार्ग थे। और इन्हीं 3 मार्गों के माध्यम से ये विदेशी कंपनियां भारत आई। इनमें जो सबसे पहला मार्ग था, मैं इस यूरोपीय कंपनियों के आगमन में 3 खंडों में इसकी मैं व्याख्या करूंगा। पहला है कि यूरोपीय कंपनियों के भारत में आने का मार्ग क्या था, इनके आने का मार्ग क्या था, और दूसरा यह था कि यूरोपीय कंपनियों के भारत में आने के कारण और उद्देश्य क्या थे। और तीसरा पॉइंट मैं लूंगा नए मार्गों की खोज, मतलब कि भारत में आने के लिए फिर अन्य देशों में मतलब आए तो भारत मतलब चले तो वो हिंदुस्तान के लिए, लेकिन हिंदुस्तान ना कि वो किसी दूसरे देश किसी एक नई दुनिया में पहुंच के नई धरती पे कदम रखें, नई दुनिया कहा जाता है। तो हम इन्हीं 3 पॉइंटों पे चर्चा करेंगे।
तो जो 3 मार्ग थे, इन 3 मार्गों में जो पहला मार्ग था वो था उत्तरी मार्ग। उत्तरी मार्ग, दूसरा दक्षिणी मार्ग, तीसरा मध्य मार्ग। इन्हीं 3 मार्गों के माध्यम से विदेशी कंपनियां भारत आएंगी। ये जो उत्तरी मार्ग था, ये उत्तरी मार्ग जो था ये मध्य एशिया से होता हुआ ये कैस्पियन सागर, मध्य एशिया से होता हुआ कैस्पियन सागर, फिर काला सागर की ओर जाता था। कैस्पियन सागर से फिर काला सागर की ओर जाता था। फिर काला सागर से ये कुश्तुनतुनिया यानी मिस्र, ये सॉरी तुर्की, कुश्तुनतुनिया यानी तुर्की तक जाकर ये मार्ग समाप्त हो जाता था। यानी उत्तरी मार्ग में मध्य एशिया से होता हुआ कैस्पियन सागर, फिर काला सागर, फिर कुश्तुनतुनिया यानी तुर्की तक जाकर ये उत्तरी मार्ग समाप्त हो जाता था। इसके बाद जो दूसरा मार्ग था वो था दक्षिण का मार्ग या साउथ का मार्ग। और ये जो मार्ग था, दक्षिण का जो मार्ग था, ये जल मार्ग था। ये दक्षिण का जो मार्ग था यह जल मार्ग था, जो कि फारस की खाड़ी से होता था। फारस की खाड़ी से, फिर इसके बाद अरब सागर, फिर लाल सागर, फारस खाड़ी, अरब सागर और लाल सागर से ये मिस्र होता हुआ, लाल सागर से मिस्र जाता था। और मिस्र के बाद फिर ये जाके भूमध्य सागर के तट पर स्थित सिकंदरिया, भूमध्य सागर के तट पर स्थित सिकंदरिया तक ये दक्षिण का मार्ग जाता था। इसके बाद जो तीसरा मार्ग था वो था मध्यम मार्ग। यानी ये जो मध्यम मार्ग था मध्यम मार्ग ये जो था ये फारस यानी ईरान, सीरिया होता हुआ ये भूमध्य सागर के तट पर स्थित लेवांट या लेवांट तक जाता था। यानी फारस होता हुआ, फारस, सीरिया होता हुआ भूमध्य सागर के तट पर स्थित लेवांट तक यह मार्ग जाता था। और देखा जाए तो इन तीनों मार्गों में जो सबसे अधिक जो प्रचलित मार्ग था वो था फारस की खाड़ी का। जो फारस की खाड़ी से या बे ऑफ फारस से जो व्यापार होता था वो सबसे अधिक वही प्रसिद्ध मार्ग था। इन 3 मार्गों, किसी किसी बुकों में 2 मार्गों का उल्लेख मिलता है, उसमें मध्यम मार्ग नहीं मिलता बल्कि उत्तरी और दक्षिणी मार्ग का उल्लेख मिलता है। अब मार्गों का, किन मार्गों से यूरोपीय कंपनियां आई ये हो गया। अब इसके बाद इन कंपनियों के भारत में आने के उद्देश्य और कारण क्या थे? इन यूरोपीय कंपनियों के भारत में आने के उद्देश्य और कारण क्या थे, इस पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 15वीं शताब्दी के मध्य तक भारत एवं यूरोपीय देशों के बीच जो होने वाला व्यापार था, ये जो व्यापार चल रहा था, इसमें अब रुकावट आने लगी। बीच में रुकावट या अवरोध उत्पन्न होने लगा। और इन अवरोध के कारण क्या थे? इनका कारण था ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना। ये जो ऑटोमन साम्राज्य था ये पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और पूर्वी दक्षिण यूरोप के क्षेत्रों में स्थापित था। ये जो ऑटोमन साम्राज्य था ये पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों में स्थापित था। यानी कि ये जो ऑटोमन साम्राज्य था, इसके जो शासक थे वो यूरोप के व्यापारियों को अपने क्षेत्रों, मतलब इस ऑटोमन साम्राज्य के जो शासक थे वो यूरोपीय जो कंपनियां, मतलब कि जो यूरोपीय जो कंपनियां थी या व्यापारी थे, उनको अपने क्षेत्रों में
होकर जो व्यापार, मतलब अपने क्षेत्रों से होकर व्यापार वो नहीं करने देते थे, उन्होंने रोक दिया था। मतलब ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत ये जो क्षेत्र था, इनके क्षेत्रों से कोई भी यूरोपीय कंपनियां या फिर कोई भी विदेशी कंपनियां मतलब इनके क्षेत्रों से व्यापार नहीं कर सकती थी। जब इसमें अवरोध उत्पन्न हो गया तो इन्हीं कारणों से, तो इसी कारण से अब क्या हुआ कि विदेशी यूरोपीयों को लगने लगा कि अब हमको इसके अलावा हमें कुछ एक नए मार्गों की खोज करना चाहिए। और इसी कारण से इन लोगों ने पश्चिमी देशों के जो व्यापारी थे, यानी कि जो यूरोपीय व्यापारी थे, इन लोगों ने एक नए मार्गों की खोज करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इसका एक अन्य कारण यह था कि यूरोप में, यानी इटली में, जब पुनर्जागरण हो गया, पुनर्जागरण के कारण लोगों की जो मानसिक भावनाएं थी, उनके जो मनोभाव थे, उनकी जो मानसिक भावनाएं थे या मनोभाव थे, उनमें अब क्रांतिकारी परिवर्तन आना शुरू हो गया। और यहाँ के लोग, यानी यूरोप के विशेषकर जहाँ पुनर्जागरण हुआ, यानी इटली में पुनर्जागरण शुरुआत इटली में हुई, हम जानते भी हैं। तो यहाँ के जो लोग थे, जब पुनर्जागरण हुआ तो उनकी मनोभावों में, मानसिक भावनाओं में काफी परिवर्तन, उत्साहपूर्वक परिवर्तन आया। तो यहाँ के जो लोग थे वो अब दूर देशों की यात्राएं करना प्रारंभ कर दिया, यात्राएं करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इन नए मार्गों की खोज का कारण एक ये भी था कि उस समय एक नए यंत्र की खोज हो गई थी, विशेषकर चीन ने, जिसे हम कहते हैं कुतुबनुमा, यानी जिसे हम दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं, कुतुबनुमा इसकी खोज चीन ने किया था, जिसे हम दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। जब इस कुतुबनुमा की खोज हो गई तो इससे क्या हुआ कि अब अभी तक क्या था कि जो यूरोपीय कंपनियां या विदेशी जो व्यापारी थे वो समुद्रों में चले जाते थे। समुद्रों में मानचित्र के माध्यम से तो एक डायग्राम तो रहता था उनके पास, वो चले तो जाते थे, लेकिन वो बीच समुद्र में पहुंचने के बाद वो एकदम दिशा भ्रम हो जाते थे कि हमें उत्तर में जाना है, मान लीजिए उनको जाना उत्तर में है लेकिन वो चले जा रहे हैं दक्षिण में। मतलब उनको दिशा का ज्ञान, बीच समुद्र पहुंचने के बाद उनको दिशा का ज्ञान नहीं होता था, और इससे वो भटक कर किसी नए प्रदेशों में चले जाते थे। और हम जानते भी हैं कि उस समय, प्राचीन समय में, समुद्र यात्राएं करना काफी दुष्कर कार्य था, वो भी जब हमें रास्ता निश्चित न हो, हमें किस दिशा में जाना हो। और इसी परिप्रेक्ष्य में जब चीन ने जब दिशा सूचक यंत्र कुतुबनुमा का आविष्कार कर दिया तो इससे क्या हुआ कि इससे नए मार्गों की खोज, यानी यूरोपीय कंपनियों की, विदेशियों के नए मार्गों की खोज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इसके अलावा अगला हम कारण यह था कि ईसाई धर्म के, मतलब ये कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भी नए देशों में भी की खोज या नए मार्गों की खोज की जाने लगी। और इन नए मार्गों के माध्यम से वो नए प्रदेशों में गए और वो ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे। मतलब ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भी इन नए मार्गों की खोज की गई। इसके अलावा अगला कारण ये भी है, वो ये है कि गरम मसालों के व्यापार के लिए, मतलब कि जो मसाले हैं, गरम मसाले हैं के व्यापार के लिए के कारण भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई। हम जानते हैं कि गरम मसालों की उपयोगिता उस समय बहुत अधिक थी, क्योंकि उस समय जब लंबी समुद्र यात्राएं की जाती थी तो खाने के लिए कुछ नहीं था। जो खाने के लिए जो सामान ले चलते थे वो अस्थायी होता था। वो मतलब कि 2-4 दिन बाद या 10 दिन बाद वो खाद्य सामग्री जो थी वो खराब हो जाती थी। खाद्य सामग्री जो है खराब हो जाती थी। तो
अब उनको लगने लगा कि अगर मतलब खराब हो जाने के बाद उनके खाने के लिए वो समस्या हो जाती थी, और वो बीच समुद्र पहुंचने के बाद उनको खाद्यान्न की समस्या बहुत होती थी, और वो वापस, उनको दिशा का भी ज्ञान नहीं था। मतलब कुतुबनुमा का आविष्कार हो गया तो उनको दिशा का ज्ञान भी होने लगा, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति बहुत दयनीय होने लगी। तो ये कहा जाने लगा कि ये जो खाद्य सामग्री है, अगर इन मसालों के, हम लोग जानते भी हैं कि इन गरम मसालों में अगर हम इन खाद्य सामग्रियों को लपेट कर, से हम लोग जानते हैं कि हमारे घरों में जो अचार बनाए जाते हैं उसमें देखिए तेल मसाला, अगर अधिक मात्रा में तेल और मसाला रहता है तो वो क्या है कि वो 2-4 महीने नहीं बल्कि साल-साल व 2-2 साल तक वो खाद्य सामग्री खराब नहीं होती है। और इसके साथ-साथ हम जानते हैं कि यूरोपीय जो देश थे वो ठंडे प्रदेश थे, और ठंडे प्रदेशों में जानते हैं कि मांस का सेवन भी अधिक होता था, और मांस को अपनी समुद्री यात्राओं के समय वो इन मांस को, मतलब कि जो नॉनवेज होता था उसको इन मसालों में लपेटकर वो लंबी-लंबी समुद्री यात्राएं करते थे, और अपनी भूख, जिनकी पिपासा थी, उसको इन खाद्य सामग्रियों के माध्यम से वो पूरा करते थे। और इन्हीं उद्देश्यों को लेके इन यूरोपीय कंपनियों ने ये भारत में, या फिर भारत में आने का कारण और उद्देश्य था। इसके साथ साथ इसमें जो तीसरा पॉइंट है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का जो तीसरा पॉइंट, वो है नए मार्गों की खोज। जब विदेशी कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां जब भारत में आना शुरू किया, तो इनके माध्यम से हमें नए नए मार्गों की भी, नए नए समुद्री मार्गों की भी खोज हो गई, जिसका अभी तक विश्व पटल पर प्राचीन समय से मध्यकाल तक हम देखते हैं 15वीं शताब्दी तक इन मार्गों की कोई उपयोगिता, मतलब कोई जानकारी नहीं थी। इन विदेशी व्यापारियों ने नए नए मार्गों की खोज किया। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले पुर्तगाली नाविक, पुर्तगाल का एक नाविक था, उसका नाम था बार्थोलोमेओ डियाज या डियाज, बार्थोलोमेओ डियाज। कहीं कहीं पे डियाज है, कहीं कहीं पे डियाज है, बार्थोलोमेओ डियाज या डियाज, जो कि करीब 1486 ईस्वी में, 1486 ईस्वी में अफ्रीका के तट पर पहुंचा। पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमेओ डियाज या डियाज 1486 ईस्वी में अफ्रीका के तट पर पहुंचा। जब वो अफ्रीका के तट पर पहुंचा तो वहां पर उसे बहुत भीषण, बहुत खतरनाक तूफानों का सामना करना पड़ा, एक बहुत बड़ा तूफानों का सामना करना पड़ा। और जब वो अफ्रीका के जिस द्वीप पे, जिस स्थान पर उसे तूफानों का या भयंकर समुद्री लहरों का और तूफानों का जब उसे सामना करना पड़ा, तो उसने इस कारण, मतलब जहां उसने तूफानों का सामना किया, तो इस अंतरीप को एक नाम दे दिया गया, जिसे तूफानों का अंतरीप, तूफानों का अंतरीप या कोप ऑफ स्टॉर्म कहा जाता है। तूफानों का अंतरीप, तूफानों का अंतरीप, जहां पर उसको तूफानों का सामना करना, उसको तूफानों का अंतरीप या कोप ऑफ स्टॉर्म कहा गया। बाद में कुछ समय के बाद इन्हीं मार्गों से, इसी मार्गों से यूरोपीय व्यापारी या विदेशी व्यापारी भारत आना शुरू हो गया।
इसी वो तूफानों के अंतरिक्ष से आना शुरू हो गया। और इसी आशा के साथ वो पूर्वी देशों के इसी आशा के साथ कि वो पूरे देशों में जाएंगे, व्यापार करेंगे, और इसी आशा के साथ वो अब इन तूफानों के अंतरिक्ष से होते हुए वो हिंदुस्तान आने की कोशिश करने लगे। तो अब क्या था, जो जहां पे उसने तूफानों का सामना किया था, अब वो उससे जब तूफानों के उस अंतरिक्ष से जब वो आगे निकले तो कोई आशा दिखने लगी कि हम एक नए देश में, नई दुनिया में जा रहे हैं, मतलब नए मार्ग की खोज कर रहे हैं। तो जो पुर्तगाल के शासक थे, क्योंकि पुर्तगाली नाविक थे, तो जो पुर्तगाल के शासक थे उन लोगों ने, पुर्तगाल के शासक ने इसको एक दूसरा नाम दे दिया। अभी तक जो तूफानों का अंतरिप होप ऑफ स्टॉर्म था, अब उसे आशा का अंतरिप कहा जाने लगा, यानी कोप ऑफ गॉड गॉड होप, गुड होप, यानी कि आशा का अंतरिप। अब इसी तूफानों के अंतरिप को आगे चल के आशा का अंतरिप, यानी केप ऑफ गुड होप, आशा का अंतरिप कहा जाने लगा। इसके बाद एक अगला व्यापारी बार्थोलोमेव डियास आया 1486 ईस्वी में। इसके बाद एक अगला व्यापारी आया, ने मार्ग की खोज किया, वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। दूसरा क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि इटली का एक यात्री था, इटली का एक यात्री और एक खोजी व्यक्ति था। एक यात्री और एक क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि इटली का एक यात्री था और एक खोजी व्यक्ति था, ये खोज करता था। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, इसने स्पेन के सम्राट के शासन में चला गया, मतलब साम्राज्य में चला गया, स्पेन चला। कुछ समय के बाद ये स्पेन के शासक के दरबार में चला गया, और स्पेन के शासक के दरबार में गया और फिर वहां पे वो स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। और खोजी व्यक्ति था, जब स्पेन के शासक को पता, उसने दरबार में रहना शुरू कर दिया, तो इसे स्पेन के शासक ने इसे क्या किया, इसे भौगोलिक, मतलब कि एक विदेशी यात्राओं पे प्रारंभ करने के लिए इसको एक, मतलब विदेशों में यात्रा करने के लिए इसे कहा गया कि भौगोलिक यात्राएं करें, नए नए मार्गों की खोज करें। और फिर स्पेन के शासक की आज्ञा लेके क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज के लिए निकल चला। ये निकला तो भारत की खोज के लिए, क्रिस्टोफर कोलंबस निकला तो इंडिया, हिंदुस्तान या भारत की खोज के लिए। लेकिन 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को, 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को निकला तो भारत की खोज के लिए, लेकिन 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को वह एक नई दुनिया में पहुंच गया, एक नए देश में पहुंचा। इसे वो नई दुनिया कहा जाता है, यानी वो जहां पहुंचा, निकला तो भारत, लेकिन पहुंच गया वो नई दुनिया। यही नई दुनिया आगे चल के अमेरिका बनी। बाद में एक यात्री अमेरिको के नाम से इसको अमेरिका कहा जाने लगा। इसके बाद एक नए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए एक तीसरा व्यक्ति निकला, वो था, हम लोग जानते भी हैं, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा
वास्को डी गामा यानी ये पुर्तगाल का था, हम लोग जान रहे हैं। 17 मई या 20 मई, कहीं कहीं 17 मई दिया हुआ, कहीं कहीं 20 मई। 17 या 20 मई 1498 ईस्वी को ये केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप का यानी आशा का अंतरिप का चक्कर काटते हुए ये हिंदुस्तान पहुंचा। और इस तरह हम देखते हैं कि नई समुद्री मार्गों की खोज इन यात्रियों ने, चाहे बार्थोलोमेव डियाज हो, चाहे क्रिस्टोफर कोलंबस हो, चाहे वास्को डी गामा हो, नए समुद्री मार्गों की खोज किया। अंततः हम ये कह भी सकते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य जो था वो था गोल्ड, ग्रेविटी एंड गॉड। मतलब यूरोपीय कंपनियों का जो उद्देश्य था, गोल्ड यानी सोना, स्वर्ण, ग्रेविटी यानी गौरव, गॉड यानी भगवान, स्वर्ण, गौरव और भगवान, यानी तीनों चीज प्राप्त हो गए। स्वर्ण, गौरव, भगवान। अब हम बात करते हैं भारत में जो यूरोपीय कंपनियां क्रमबद्ध आई उनके बारे में हम थोड़ा से बात करते हैं। हम जानते भी हैं कि भारत में जो सबसे पहली कंपनी आई वो आई पुर्तगाली। पुर्तगाली कंपनी भारत में सबसे पहले आई और इसका नेतृत्व किया वास्को डी गामा ने। हम क्रमबद्ध क्रम से देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम देखेंगे। उसमें सबसे पहले पहले नंबर पे पुर्तगाली या पुर्तगीज। जो भारत में पहली कंपनी आई पुर्तगाली या पुर्तगीज, वास्को डी गामा। पुर्तगाली कंपनी जब भारत आई तो उस समय हिंदुस्तान पे जो वंश था वो था लोदी वंश, अफगान वंश, पहला अफगान वंश। यानी उस समय जब पुर्तगाली भारत में आए तो उस समय भारत में जो शासक था वो था सिकंदर लोदी। ये वही सिकंदर लोदी है जिसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया और आगे चल के यही आगरा शहर 1506 ईस्वी में अब दिल्ली के स्थान पे सिकंदर लोदी के समय भारत की राजधानी, दिल्ली सल्तनत की राजधानी बन गई। सिकंदर लोदी के समय वास्को डी गामा 17 या 20 मई 1498 ईस्वी को ईस्वी को भारत आया। सिकंदर लोदी के समय पुर्तगाली यानी सबसे पहले भारत में आए, इसका नेतृत्व किया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के नेतृत्व में हिंदुस्तान में पहली विदेशी कंपनी आई और उस समय जब ये भारत आए तो उसमें कालीकट जो भारत का शासक था, कालीकट का जो शासक था जमोदीन, उसकी पैतृक उपाधि थी, उसके दरबार में पहुंचा। ये जो पुर्तगाली कंपनी थी, मैं इसका विस्तार से क्रम से आगे बताऊंगा, पहले एक शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। पुर्तगाली कंपनी को का जो मूल नाम था वो था एस्टादो दा इंडिया। इसका जो मूल नाम था एस्टादो दा इंडिया।
पुर्तगाली कंपनी का जो मूल नाम था एस्टाडो द इंडिया। इन पुर्तगालियों ने अपनी जो पहली कोठी स्थापित की 1503 में कोचीन में, 1505 कन्नौज में। 1503 में पहली कोठी, 1503 में कोचीन में और 1505 में कोचीन, 1505 में कन्नौज में उन्होंने अपनी दूसरी कोठी स्थापित की। इसके बाद जो दूसरी कंपनी भारत में आई वो आई डच। डच यानी जिसे हम वर्तमान में नीदरलैंड कहते हैं। पहला डच अभियान, डचों का पहला अभियान 1595-96 ईस्वी में कार्नेलियन हाउटमैन के निर्देशन में आया। 1595-96 ईस्वी में कार्नेलियन हाउटमैन के निर्देशन में भारत आया। और डच कंपनी का जो मूल नाम था वो था वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी। इसका जो मूल नाम था डच वेरिंगदे ओस्ट इंडिया कंपनी, ओस्ट इंडिसे कंपनी। वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, इसका मूल नाम था वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी। और 1602 ईस्वी में डचों ने एक कंपनी स्थापित की जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। 1602 ईस्वी में डचों ने एक कंपनी स्थापित की जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। 1600 ईस्वी में डचों ने एक कंपनी स्थापित की जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। और इन डचों ने अपनी पहली जो कोठी स्थापित की 1605 ईस्वी मछलीपट्टम इन दक्षिण में इन्होंने पहली कोठी स्थापित की। 1605 ईस्वी में मछलीपट्टम में, और फिर दूसरी 1610 ईस्वी में पुलिकट यानी तमिलनाडु। 1610 ईस्वी में पुलिकट में इन्होंने अपनी दूसरी कंपनी स्थापित की। इसके बाद भारत में जो तीसरी कंपनी आई वो थी अंग्रेज की। तीसरी अंग्रेजी कंपनी आई। तो तीसरी कंपनी आई अंग्रेजी कंपनी। देखिए डचों का जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय जो भारत में जो शासक था वो था मुगल शासक सम्राट अकबर। मतलब कि अकबर के समय
अकबर के समय डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद डचों के बाद पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर डचों के बाद जो तीसरी कंपनी आई, अंग्रेजी कंपनी आई, यानी अंग्रेज आए। हम जानते हैं कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेज कंपनी की स्थापना। उसमें इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ प्रथम भारत का शासक, और उसमें मुगल सम्राट था अकबर। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज कंपनी आई और जब अंग्रेजों का आगमन हुआ और जब इन लोगों ने महारानी एलिजाबेथ प्रथम के नेतृत्व में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो कंपनी स्थापित हुई, अंग्रेज कंपनी बनी, उसमें मुगल सम्राट अकबर था। और जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो कंपनी बनी, उसमें इस कंपनी का, अंग्रेज कंपनी का जो नाम था बहुत लंबा था, यानी उसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। यानी पूरा नाम इसका था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और ये लंबा नाम जो है ये 1833 तक चलता रहा। 1833 तक, 1833 तक ये लंबा नाम चलता रहा। और फिर 1833 में इस लंबे नाम को छोटा करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। जो लंबा नाम था, जो जब अंग्रेज कंपनी स्थापित हुई थी, उसका जो लंबा नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये जो लंबा नाम था वो 1833 में नाम छोटा करके उसको ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई, मैंने आपको बताया है कि मैं इसके बारे में आपको विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगा, क्रम से। पुर्तगाली कंपनी के बारे में, फिर डचों के, फिर अंग्रेजों, फिर जो डेनिश कंपनी आई, फिर जो फ्रेंच कंपनी आई। अभी मैं शॉर्ट में आपको एक समरी बता रहा हूं इसको। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की 1611 ईस्वी में, यानी मछलीपट्टनम में। पहली कोठी स्थापित की 1611 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में। और फिर उसके बाद दूसरी कोठी स्थापित की अंग्रेजों ने, वो थी 1613 ईस्वी में सूरत में। अंग्रेजों ने जब अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम, यानी दक्षिण भारत में। और फिर उत्तरी भारत में 1613 ईस्वी में सूरत में उन्होंने अपनी दूसरी कोठी स्थापित की। इसके बाद जो चौथी कंपनी आई, अंग्रेजों के बाद जो चौथी कंपनी आई, वो थी डेन या डेनिश कंपनी। अंग्रेजों के बाद डेनिश कंपनी आई। ये जो डेनिश कंपनी थी, या इसको जो हम डेनिश कहते हैं, यहाँ डेन कंपनी कहते हैं, ये डेनमार्क की थी। यानी ये कंपनी थी डेनमार्क की थी। करीब 17 मार्च 1616 ईस्वी को डेनिश कंपनी भारत आई। जब डेनिश कंपनी भारत आई तो उस समय जो मुगल सम्राट था वो था जहांगीर उस समय मुगल सम्राट था। 17 मार्च 1616 ईस्वी को डेनिश कंपनी आई। 17 मार्च 1616 ईस्वी को डेनिश कंपनी भारत आई और उस समय जो मुगल सम्राट था वो था जहांगीर।
और इस डेनिस कंपनी ने अपनी जो पहली कोठी स्थापित की वो थी तंजौर के टांकेबाद में 1620 ईस्वी में। 1620 ईस्वी में टांकेबाद में, तंजौर के टांकेबाद में उन्होंने अपनी पहली कोठी स्थापित की। इसके बाद जो अगली कंपनी आई वो आई फ्रांसीसी। जो पांचवी कंपनी आई फ्रांसीसी कंपनी, अगली कंपनी फ्रांसीसी कंपनी आई। हम जानते हैं कि जब फ्रांसीसी कंपनी जब स्थापित हुई फ्रांस में तो उसमें वहां का शासक था लुई 14वां। ये वही लुई 14वां है, लुई जब फ्रांसीसी कंपनी स्थापित हुई तो उसमें वहां का फ्रांस का शासक था लुई 14वां। इसका शासन था 1643 से लेके 1643 से लेके 1715 तक ये शासनकाल था। और ये वही लुई 14वां है जिसने कहा था कि मैं ही राज्य हूं, आई एम स्टेट। लुई 14वां ये कहता है कि मैं ही राज्य हूं। इसके बाद जो अगला शासक लुई 15वां बना, कहा कि मेरे बाद प्रलय आएगा। और इस लुई 14वां का एक मंत्री था, उसका नाम था कोलबर्ट। कोलबर्ट इसका मंत्री था, इसका मंत्री था कोलबर्ट इसका मंत्री था। और इस फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में इन लुई 14वां के नेतृत्व में, इसके जो मंत्री था कोलबर्ट, इसके प्रयास से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यानी कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई और इसका नाम था कंपनी द इंडस ओरिएंटल। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है, इसका जो नाम था वो था फ्रांसीसी द इंडस ओरिएंटल। फ्रांसीसी द इंडस फ्रांसीसी द इंडस ओरिएंटल कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रांस में की गई। और फ्रांसीसी कंपनी के समय जो मुगल बादशाह था वो था, वो जान रहे हैं, औरंगजेब। मतलब फ्रांसीसी कंपनी के समय जो मुगल बादशाह वो था औरंगजेब। डेनिश कंपनी के समय वो जान रहे हैं कि जो डेनिश कंपनी थी उसके समय जहांगीर था, वो जान ही रहे क्रम से। और फ्रांसीसी कंपनी के समय जो मुगल सम्राट था वो औरंगजेब था। और इन फ्रांसीसियों ने जब 1664 में इनकी फ्रांसीसी द इंडस इन कंपनी द इंडस ओरिएंटल जब स्थापित हो गया तो इन लोगों ने अपनी एक पहली जो कोठी स्थापित की वो स्थापित की 1668 में सूरत में। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी स्थापित की 1668 में सूरत में। इन्होंने अपनी पहली कोठी 1668 में सूरत में स्थापित की। और इसके बाद फिर फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री या कोठी स्थापित की 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में। 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में। सूरत में पहली कोठी, दूसरी कोठी स्थापित की 1669 में मछलीपट्टनम में। उन्होंने अपनी
दूसरी कोठी स्थापित की। इस तरह मैंने आपको पूरे क्रमबद्ध जो चारों कंपनियां जो आई, पांचों कंपनियां जो आई, ऐसे अन्य छोटी-छोटी कंपनियां, स्विट्जरलैंड की भी कंपनी है, ऐसी बहुत कंपनियां हैं, लेकिन मैंने आपको जो मुख्य कंपनियां जो भारत में आई उसके बारे में मैंने आपको बताया और एक समरी टाइप बताया। इसके बाद मैं आपको विस्तार रूप से आगे आपको मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। अगर हम ध्यान दें इन सभी कंपनियों को, तो इन सभी कंपनियों का जो वास्तविक उद्देश्य था, इन सभी कंपनियों का जो वास्तविक उद्देश्य था वो था व्यापारिक समृद्धि का लाभ उठाकर, व्यापारिक समृद्धि का लाभ उठाकर धन की प्राप्ति, व्यापारिक समृद्धि का लाभ उठाकर धन की प्राप्ति एवं ईसाई धर्म का प्रचार करना था। ईसाई धर्म का प्रचार करना था जो कि कालांतर में, ईसाई धर्म का प्रचार करना था जो कि कालांतर में राजनीतिक प्रभुत्व, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में बदल गया, जो कि कालांतर में राजनीतिक प्रभुत्व, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में इनका उद्देश्य बदल गया। और इन यूरोपीय कंपनियों के आगमन का एक उद्देश्य, एक कारण ये भी था कि उनको मालूम था कि भारत जो है ये बहुत संपदा, धन और संपदा से बहुत संपन्न देश है और इसी उद्देश्यों से विदेशी यहाँ आए भी। विदेशी आक्रांता हम जानते हैं प्राचीन समय में यहाँ आक्रमण किए और यहाँ से काफी धन संपदा ले गए। हम जानते भी हैं कि भारत की संपदा के बारे में जो विदेशी विद्वानों ने इसका खूब उल्लेख किया है। जैसे हम शेक्सपियर की बात करें, विलियम शेक्सपियर की बात करें, तो विलियम शेक्सपियर कहता है कि भारत भूमि को विश्व का सबसे महान अवसरों का चरम सीमा कहता है, विश्व के सबसे महान अवसरों की चरम सीमा कहता है। जर्मन दार्शनिक हेगल इसे मनोकामनाओं की भूमि कहता है। धन्यवाद।